हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, जिसके अंतर्गत जो है हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक गद्य खंड। ठीक है, आधुनिक गद्य खंड में कल की क्लास में मैंने आप सभी को पढ़ाया था प्रथम उत्थान प्रकरण एक सामान्य परिचय। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है मैंने आप सभी को भारतेंदु हरिश्चंद्र की बोली की शैली के बारे में पढ़ाया था और मुंशी सदा सुखलाल की भाषा की शैली क्या थी, लल्लू लाल की भाषा की शैली क्या थी, सदल मिश्र की भाषा की शैली क्या थी। यानी इन सभी लेखकों की भाषाओं की जो शैलियाँ थी उनके बारे में जो है कल की क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद जो है कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएँ थीं, नाटक कौन से लिखे गए, उपन्यास कौन से लिखे गए, सबसे पहले उनकी भाषाएँ क्या थीं। कुल मिला के जो है भाषा और नाटक और जो है पत्र पत्रिकाएँ, ठीक है, इन सभी की भाषाओं के बारे में जो है हमने कल की क्लास में बात की थी, पढ़ा था हमने। ठीक है, अब जो है आज की क्लास जो है वो है प्रथम उत्थान प्रकरण 2 गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। ठीक है, संबंध में समय वही है जो कल था, 1925 से लेकर 1950। ठीक है, कल भी मैंने आप सभी को बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है प्रथम उत्थान के अंतर्गत जो है 3 प्रकरण को रखा है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी से निवेदन है पूरे क्लास को देखिएगा, क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। जो नए स्टूडेंट है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास आसानी से जाए। ठीक है, चलिए हम जो है यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रकरण 2, ठीक है, गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उत्थान। ठीक है ना। सबसे पहले कवि जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इनके संबंध में जो है शुक्ल जी कहते हैं कि इनका जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य कुल के भाद्र शुक्ल 5 संवत 1907 और मृत्यु जो है 25 वर्ष की अवस्था में माघ कृष्ण 6 संवत 1941 में हुआ था। तो आप सभी को पता है संवत में समय दिया गया है, तो संवत में भी आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि संवत भी आजकल पूछा जा रहा है। ठीक है, ईस्वी में जो है आपको जानना है तो 57 माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, जो हर बार मैं बताती हूँ आप सभी को पता है। ठीक है, तो इससे जो है आपको आप जो है ईस्वी और संवत दोनों आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पे बता दूँ कि इनका जन्म जो है ईस्वी में अगर पूछे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा 1850 में जो है भारतेंदु का जन्म हुआ था और 1884 में जो है इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। कहते हैं कि संवत 1922 में ये अपने परिवार के साथ जो है जगन्नाथ जी गए थे। उसी यात्रा में उनका परिचय वंग देश के नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ था। उन्होंने बंगला में एक नए ढंग के सामाजिक देश देशांतर संबंधी ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक, उपन्यास आदि देखे। ठीक है, आगे कहते हैं कि हिंदी में वैसी पुस्तकों का अभाव का अनुभव किया। किसने? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, जब वहाँ पे ये गए थे जगन्नाथ जी मंदिर, वहीं पे उसी यात्रा में जो है इनका परिचय वंग देश के नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ। वहाँ पे उन्होंने देखा कि बंगला में नए ढंग के सामाजिक देश देशांतर संबंधी ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक, उपन्यास लिखे गए हैं, लेकिन उसमें जो है उन पुस्तकों में जो है हिंदी का अभाव इनको जो है महसूस हुआ, अनुभव हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए शुक्ल जी कहते हैं कि संवत 1925 में उन्होंने विद्या सुंदर नाटक बंगला से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया। यानी विद्या सुंदर नाटक जो है बंगला भाषा में था पहले। ठीक है, तो इसको जो है हिंदी में अनुवाद कराया भारतेंदु जी ने। ठीक है, तो 1925 संवत में यहाँ जो है टाइम दिया गया है, कन्वर्ट करेंगे आप इसको, माइनस करेंगे संवत सन में तो सन निकल के आएगा यहाँ पे 1868। ठीक है, 1868। ठीक है, इसको जो है अनुवाद करके प्रकाशित किया। उसके बाद कहते हैं शुक्ल जी कि इस अनुवाद में ही उन्होंने हिंदी गद्य के बहुत ही सुडौल रूप का आभास दिया था। ठीक है, इसी वर्ष उन्होंने एक पत्रिका निकाली, कवि वचन सुधा पत्रिका नाम की एक पत्रिका निकाली, जिसमें पहले पुराने कवियों की कविताएं जो है छपा करती थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस पत्रिका में जो है पहले पुराने कवियों की कविताएं छपा करती थी? तो कवि वचन सुधा। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे कहते हैं कि पीछे गद्य लेख भी रहने लगे थे। 1930 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली। फिर ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, 1930 में हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका निकाला, जो मासिक पत्रिका है। प्रकाशन वर्ष ईस्वी में इसको देखेंगे
तो 1873 होगा, ठीक है, 1873 में, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। मासिक पत्रिका निकाला जिसका नाम 8 संख्याओं के उपरांत, ठीक है, जो है 8 संख्याओं के उपरांत हरिश्चंद्रिका हो गया, ठीक है। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम जो है हरिश्चंद्रिका हो गया था, कब? 8 संख्याओं के बाद, ठीक है। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ था, किसमें? हरिश्चंद्रिका में, ठीक है। जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, उसको जनता ने उत्कंठापूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। आगे कहते हैं कि भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना है, ठीक है ना, यानी हरिश्चंद्र मैगजीन की पत्रिका के समय से ही माना है, ठीक है। आगे कहते हैं कि उन्होंने कालचक्र, ठीक है, कालचक्र इनकी एक पुस्तक है भारतेंदु की, कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट किया है, ठीक है, नोट वहाँ पे लिखा है इन्होंने कि हिंदी नए चाल में ढली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आप लिखिएगा, जरूर लिखिएगा, इसको कई बार पूछा गया है, ठीक है, सन 1873 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। अब आगे चलिए, यहाँ से इसको छोड़ देंगे, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखिए, आगे कहते हैं कि मैगजीन में प्रकाशित हरिश्चंद्र का 5वें पैगंबर, ठीक है, कहते हैं मैगजीन में प्रकाशित भारतेंदु हरिश्चंद्र का 5वां पैगंबर, ठीक है, 5वें पैगंबर मुंशी ज्वाला प्रसाद, ठीक है, मुंशी ज्वाला प्रसाद की जो रचना है कली काल की सभा, ठीक है, अब बाबू तोताराम का अद्भुत अपूर्व स्वप्न और बाबू कार्तिक प्रसाद का रेल का विकट खेल आदि लेख बहुत दिनों तक लोग बड़े चाव से पढ़ते रहे थे, ठीक है। इन सभी लेखों को जो है जनता जो है बड़े चाव से पढ़ रही थी, ठीक है। आगे कहते हैं संवत 1931 में भारतेंदु जी ने जो है स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने बाला बोधनी पत्रिका निकाली, ठीक है, बाला बोधनी पत्रिका। इस प्रकार इन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार जो है स्टार्टिंग में इनकी 3 पत्रिकाएं हैं। पहले तो हो गई कवि वचन सुधा, ठीक है, कवि वचन सुधा, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे हो गया कवि वचन सुधा पत्रिका, ठीक है। उसके बाद जो है हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक है, उसके बाद जो है हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है बाला बोधनी, ठीक है, बाला बोधिनी। ये 3 पत्रिकाएं जो हैं आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1868, हाँ, ठीक है। हरिश्चंद्र का जो है 1873, ठीक है, और बाला बोधनी का जो है मेरे ख्याल से 1874 है, ठीक है, 1874 है, ठीक है। एक बार जो आप लोग जो है बताइएगा, थोड़ा सा डाउट हो रहा है लेकिन 90% श्योर हूँ कि 1874 ही है, ठीक है। ये 3 पत्रिकाएं इनकी जो है यहाँ पे लिख दिया मैंने, नोट करिएगा इसको, ठीक है। तो ये पत्रिकाएं निकाली। अब इसके आगे देखेंगे, इसके पहले ही संवत 1930 में उन्होंने जो है यानी भारतेंदु ने अपना पहला मौलिक नाटक वैदिक हिंसा न भवत नाम का एक प्रहसन लिखा था, यानी एक प्रहसन है ये, ठीक है, प्रहसन लिखा, जिसमें धर्म और उपासना नाम से समाज में प्रचलित अनेक अनाचारों का जन्य रूप दिखाई देता है, ठीक है। किसमें जो इनका पहला मौलिक नाटक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पहला मौलिक नाटक है वैदिक हिंसा न भवत, ठीक है। इसमें जो है उपासना नाम से समाज में प्रचलित अनेक अनाचारों का जन्य रूप दिखाते हुए उन्होंने राजा शिव प्रसाद को लक्ष्य करके खुशामदियों और केवल अपनी मन वृद्धि की फिक्र में रहने वाले पर भी छींटे छोड़े हैं, ठीक है। आगे कहते हैं भारत के प्रेस में मतवाले देश हित की चिंता में व्यग्र हरिश्चंद्र जी पर सरकार की जो कुदृष्टि हो गई थी, उसके कारण बहुत कुछ राजा साहब ही समझे जाते हैं। अब यहाँ से देखेंगे, गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की ओर ही गया, ठीक है। गद्य रचना की अगर बात करें तो सबसे पहले जो है पूछा जाए गद्य रचना के अंतर्गत जो है सबसे पहले ध्यान भारतेंदु का किस पर गया, नाटक पे, उपन्यास पे, कहानी पे, तो आप ध्यान रखिएगा नाटकों पर गया था, ठीक है।
अपनी नाटक नाम की पुस्तक, इनकी एक पुस्तक है नाटक, ठीक है, नाटक नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि हिंदी में मौलिक नाटक उन्होंने पहले 2 ही लिखे थे, महाराज विश्वनाथ सिंह का और आनंद रघुनंदन नाटक और बाबू गोपी चंद्र का नहुस नाटक। ठीक है, आगे कहते हैं कहने की आवश्यकता नहीं कि ये दोनों ब्रज भाषा में हैं। ठीक है, यानी जो आनंद रघुनंदन नाटक है और गोपाल चंद्र का जो नाटक है नहुस नाटक, ये जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, भारतेंदु प्रणीत नाटक ये हैं। ये अब यहाँ पे जो इनके मौलिक नाटक दिए गए हैं इसको आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विशस विषमौसधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, सती प्रताप जो है अधूरा नाटक है। ठीक है, अब जो इनके अनुदित नाटक हैं, ठीक है, अनुवाद यहाँ पे लिखा है, अनुदित नाटक जो है वो है विद्या सुंदर, पाखंड विडंबना, धन जय विजय और कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी। ठीक है, तो सभी नाटकों को जो है, जो भी अनुदित नाटक हैं और जो मौलिक नाटक है, ये अलग से लिख लीजिएगा। ठीक है, और वैसे भी मैं सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक से जो है मैंने पूरा मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, उसकी मैंने थ्योरी क्लास भी ली है और जो मैंने पढ़ाया है नेक्स्ट डे जो है उसी से संबंधित मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा दी थी। ठीक है, तो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक का जो सीरीज़ मैंने चलाया है उसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, उसमें मैंने पूरा ट्रिक भी बताया है कि किस तरह जो है आपको ये याद करना है। ठीक है, सन के साथ, है ना। मैं वहाँ पे इसलिए नहीं पहुँच रही हूँ क्योंकि मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे जो लिखा है मैं वही आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ से देखते हैं सत्य हरिश्चंद्र जो इनका नाटक है। सत्य हरिश्चंद्र कहते हैं शुक्ल जी कि सत्य हरिश्चंद्र मौलिक समझा जाता है। ठीक है, ये जो नाटक है वो मौलिक समझा जाता है, पर हमने एक पुराना बंगला नाटक देखा है, कहते हैं जिसका वह अनुवाद कहा जा सकता है। कहते हैं कि भारत जननी उनके एक प्रिय मित्र का किया हुआ बंग भाषा में लिखित भारत माता का अनुवाद है। यानी जो भारत जननी जो इनकी रचना है, जो नाटक है, जो अनुदित नाटक है, ठीक है, ये इनके मित्र की एक रचना जो है भारत माता, ठीक है, भारत माता, इसी का अनुवादित ये जो है नाटक है। ठीक है, तो अगर पूछता है तो आप ध्यान रखिएगा, भारत माता का अनुदित नाटक है ये। ठीक है, ये जो है बंग भाषा में था, इनके मित्र का जो है यह नाटक है, इसी का अनुवाद इन्होंने किया है भारत जननी नाम से। ठीक है, आशा करती हूँ समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ से देखेंगे, भारतेंदु के नाटकों में सबसे पहले ध्यान इस बात पर जाता है कि उन्होंने सामग्री जीवन के कई क्षेत्रों से ली है। ठीक है, शुक्ल जी कहते हैं कि भारतेंदु के जो जितने नाटक हैं उसमें सबसे पहले ध्यान इस बात पर जाता है कि उन्होंने सामग्री जो है कई क्षेत्रों से ली है। चंद्रावली में प्रेम का आदर्श है। ठीक है, चंद्रावली जो इनकी नाटक है इसमें जो है प्रेम का आदर्श है। नील देवी पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखा गया है। ठीक है, एक एक विशेषता है सारे नाटकों की, तो अलग से लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ नील देवी लिखिए। ठीक है, यहाँ पे लिखिए आप नील देवी, भारतेंदु ऊपर हेडलाइन दे दीजिए, भारतेंदु की रचना नाटक। ठीक है, और नील देवी की विशेषता यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए, यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया है ये अलग से। ठीक है, ऐसे लिखिएगा। आगे कहते हैं कि भारत दुर्दशा में देश दशा बहुत ही मनोरंजक ढंग से सामने लाई गई है ना। भारत दुर्दशा आप लोग पढ़े होंगे, बहुत अच्छा नाटक है। और उसके बाद जो है विशस विषमौसधम, देसी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया ये नाटक है। ठीक है, जिसमें जो है बड़ौदा के राजा के बारे में जो है ना, शायद। ठीक है, आगे देखिए प्रेम जोगिनी। प्रेम जोगिनी में जो है भारतेंदु ने वर्तमान पाखंड में धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किया है, यही उसकी विशेषता है। ठीक है, प्रेम जोगिनी के बारे में जो यहाँ पे दिया गया है। प्रेम जोगिनी जो नाटक है इसकी विशेषता क्या है कि पाखंड में धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किए हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गई सारी रचनाओं के बारे में, इनकी विशेषता भी हमने पढ़ ली। आगे कहते हैं कि नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्य मार्ग का अवलंबन किया, न तो बंगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली
कि एक बारगी छोड़ ये अंग्रेजी नाटकों की नकल पर चले और नव प्राचीन नाट्यशास्त्र की जटिलता में अपने को फंसाया। ठीक है, बिल्कुल सही किया भारतेंदु जी ने, है ना। उनके बड़े नाटकों में प्रस्तावना बराबर रहती थी। ठीक है, इनके जितने भी नाटक पढ़ेंगे आप, उसमें जो प्रस्तावना आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, पताका, स्नातक आदि का प्रयोग वे भी कहीं ना कहीं कर देते थे। आगे कहते हैं, यद्यप सबसे पहले अधिक रचना उन्होंने नाटकों की पर ही की है। ठीक है, कहा जाए तो सबसे ज़्यादा रचना भारतेंदु ने नाटक पर ही किया है। ठीक है, नाटकों पर ही की, पर हिंदी साहित्य के सर्वोन्मुख विकास की ओर भी वे बराबर जो है दत्त चित्र है और कश्मीर कुसुम, ठीक है, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण आदि लिखकर उन्होंने इतिहास रचना का मार्ग दिखाया है। ठीक है, आगे कहते हैं शुक्ल जी, अपने पिछले दिनों में वे उपन्यास लिखने की ओर प्रवृत्त हुए थे, पर चल बसे। वे सिद्धवाड़ी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। आगे कहते हैं, इसके एक ओर तो उनकी लेखनी से श्रृंगार रस के ऐसे रसपूर्ण और मार्मिक कवित्व सवैये निकले कि उन्होंने उनके जीवन काल में ही चारों ओर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगी, और दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरी हुई उनकी कविताएं चारों ओर देश में मंगल मंत्र सी फूकने लगी। खैर, मैंने ऐसे पढ़ लिया, भारतेंदु के बारे में था तो मैंने इसको पूरा पढ़ा। ठीक है, जो छोड़ना मुझे सही नहीं लगा। ठीक है, अब इसको जो है यहाँ से हम लोग छोड़ देंगे। ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया है, ये पूरा टोटल जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा है प्रकरण एक सामान्य परिचय में, उसी का जो है यहाँ पे उठा के दिया है कि किसकी शैली, भाषा की शैली क्या थी, वही जो है यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, कौन सी नाटक लिखा गया, उसकी नाटक की शैली क्या थी। ठीक है, वही बताया गया है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, पिछले क्लास आप लोग देख लीजिएगा, वही उठा के यहाँ पे लिखा गया है दोबारा। ठीक है, ये सब हम छोड़ देंगे। अब हम आते हैं दूसरे कवि प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, दूसरे कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनके बारे में कहते हैं कि इनके पिता उन्नाव से आकर कानपुर में बस गए थे, जहाँ प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ 1913 में। ठीक है, संवत 1913 में जन्म हुआ, मृत्यु जो है 1951 में हुआ। ठीक है, 1951 में हुआ। ये इतने मनमौजी थे कि आधुनिक सभ्यता और शिष्टता की कम परवाह करते थे। ये 51 है। ठीक है, ऊपर शायद 51 लिखा था, मैंने उसको 41 पढ़ दिया। मेरे अंदर एक कमी है, मैं आपको सभी को बताती हूँ। ये जो लिखा है ना यहाँ पे 51, 5 जो लिखा है ना, उसको मैं बार बार 4 समझ लेती हूँ। ठीक है, इसलिए मेरे से 41 निकल जाता है मुँह से। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 51 है। ठीक है, ऊपर भी शायद 51 ही लिखा, तो मैंने उसको 41 बोल दिया। खैर छोड़िए, पता नहीं बोला है कि नहीं, मैं मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए यहाँ से जो है पढ़ते हैं हम प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, आधुनिक सभ्यता और शिष्टता की कम परवाह करते थे। कभी लावनी बाजों में जाकर शामिल हो जाते, कभी मेलों और तमाशों में बंद इक्के पर बैठ कर जाते दिखाई पड़ते थे। ठीक है, ये जो है प्रताप नारायण मिश्र के बारे में बात कर रहे हैं शुक्ल जी। ठीक है, आगे शुक्ल जी कहते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र यद्यपि लेखन कला में भारतेंदु को ही आदर्श मानते थे। ठीक है, अब एक बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि प्रताप नारायण मिश्र जो है अपनी लेखन कला का आदर्श किसे मानते थे, तो भारतेंदु को ही मानते थे। ठीक है, पर उनकी शैली में भारतेंदु की शैली से बहुत कुछ विभिन्नता भी लक्षित होती थी। यानी दोनों के लिखने की जो शैली थी, वो जो है उनमें दोनों में जो है विभिन्नता पाई जाती थी। ठीक है, प्रताप नारायण जी में विनोद प्रियता विशेष थी। इससे उनकी वाणी में व्यंग्यपूर्ण व्यग्रता की मात्रा प्रायः रहती थी। इसके लिए वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैश्वारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। आगे कहते हैं, कैसा ही विषय हो, वे उनमें विनोद और मनोरंजन की सामग्री ढूंढ लेते थे। और यहाँ से देखेंगे, कहते हैं कि अपना ब्राह्मण पत्र, ठीक है, इनकी पत्रिका है ब्राह्मण पत्र। ठीक है, अपना ब्राह्मण पत्र उन्होंने विविध विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के लिए ही निकाला था।
ठीक है। ब्राह्मण जी उनकी पत्रिका है, इन्होंने किस लिए निकाला था कि इन विभिन्न विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के लिए ही जो इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। कहते हैं कि लेख हर तरह के निकलते थे, देश दशा, समाज सुधार, नागरी हिंदी प्रचार, साधारण मनोरंजन आदि सभी विषयों पर मिश्र जी यानी प्रताप नारायण मिश्र की लेखनी चलती थी। शीर्षकों के नामों से ही विषयों की अनेक रूपता का पता चलेगा, जैसे घोरों। अब इनकी रचनाएं के बारे में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इनकी रचनाएं हैं घोरों का तला बीने, कनातन कर डौल बांधे, समझदार की मौत, बात, मनोयोग, वृद्ध, भव, अध्यप। इनकी प्रवृत्ति हास्य विनोद की ओर ही अधिक रहती थी। ठीक है, यानी हास्यप्रद रचनाएं जो है ये ज़्यादा करते थे। ठीक है, पर जब कभी कुछ गंभीर विषयों पर वे लिखते थे तब जो है संयत और साधु भाषा का व्यवहार करते थे। ठीक है, दोनों प्रकार की लिखावटों के नमूने जो है नीचे दिए जाते हैं। यानी समझदार की मौत की जो भाषाएं हैं वो कैसी हैं, मनोयोग की हैं कैसी हैं, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, प्रताप नारायण जी ने फुटकल गद्य प्रबंध के अतिरिक्त कई नाटकें भी लिखे हैं, जैसे कली कौतुक। ठीक है, कली कौतुक इसको लिख लीजिएगा आप लोग। रूपक में पाखंडियों और दुराचारियों के चित्र खींचकर उन्हें सावधान रहने का संकेत किया गया है। ठीक है, कली कौतुक जो इनकी रचना है, नाटक जो है, इसमें जो है रूपक में पाखंडियों और दुराचारों का चित्र खींचकर उससे जो है सावधान रहने का संकेत किया गया है। ठीक है, संगीत शकुंतल लावनी में है। लावनी के ढंग पर लाने के योग खड़ी बोली में जो है पद्य बद्ध शकुंतला नाटक है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कहते हैं कि भारतेंदु के अनुकरण पर मिश्र जी ने भारत दुर्दशा नाम का एक नाटक भी लिखा है। ठीक है, भारत दुर्दशा जो है एक नाटक भी है प्रताप नारायण मिश्र का। ठीक है, हठी हमीर रणथंबोर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई पर वृत्त लेकर लिखा गया है। और गो संकट नाटक भी इन्होंने लिखा, और कली प्रभाव नाटक के अतिरिक्त जो है जुआरी खुआरी नाटक भी इन्होंने लिखा, उनका नाम एक प्रहसन भी है। ठीक है, जुआरी खुआरी जो नाटक है इसका एक प्रहसन नाम है। ठीक है, तो ये सभी रचनाएं हैं इनकी, आप लोग लिख लीजिएगा इसको अलग से। तीसरे कवि हैं बालकृष्ण भट्ट। अब देखिए बालकृष्ण भट्ट के बारे में क्या क्या कहते हैं शुक्ल जी। कहते हैं कि भट्ट जी का जन्म प्रयाग में सन 1901 में, ठीक है, 1900 संवत में, संवत 1901 में, और परलोकवास संवत 1971 में हुआ था। ये प्रयाग के कायस्थ पाठशाला कॉलेज में जो है संस्कृत अध्यापक थे। ठीक है, कायस्थ पाठशाला में जो है बालकृष्ण भट्ट संस्कृत के अध्यापक थे। उन्होंने बालकृष्ण भट्ट ने संवत 1933 में अपना हिंदी प्रदीप गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए ही निकाला था। सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, नैतिक सब प्रकार के छोटे छोटे गद्य ये अपने पत्र में 30 वर्ष तक निकालते रहे। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखेंगे मिश्र जी के समान भट्ट जी भी, यानी प्रताप नारायण मिश्र के समान जो है बालकृष्ण भट्ट भी स्थान स्थान पर कहावतों का प्रयोग करते थे, पर उनका झुकाव मुहावरों की ओर अधिक रहा था। इस डिटेल में इसलिए पढ़ रही हूँ कि पूरा जो है कथन देकर जो है क्वेश्चन आता है, तो ध्यान दीजिए आप लोग सभी पे। ठीक है, बोर नहीं होना है, आपके सिलेबस में तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। आगे देखिए, व्यंग और वक्रता उनके लेखों में भी भरी रहती है, और वाक्य भी कुछ बड़े बड़े होते हैं। ठीक खड़ी बोली के आदर्श का निर्वाह भट्ट जी ने कभी नहीं किया। पूर्वी, ठीक है, कहते हैं शुक्ल जी कि जो है ठीक जो है खड़ी बोली के आदर्श का निर्वाह जो है बालकृष्ण भट्ट ने कभी नहीं किया। ठीक है, पूर्वी प्रयोग बराबर मिलते हैं, इनकी भाषाओं में जो है पूर्वी भाषा जरूर मिलता है। समझा बुझाकर, ठीक है, समझा बुझाकर के स्थान पर समझाया बुझाए। ठीक है, यानी समझा बुझाकर के स्थान पर जो है इनके साहित्य में समझाए बुझाए वे प्रायः लिख जाते थे। ठीक है, आगे कहते हैं उनके लिखने के ढंग से यह जान पड़ता है कि वे अंग्रेजी पढ़े लिखे नवशिक्षित लोगों को हिंदी की ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि स्थान स्थान पर ब्रैकेट में घिरे एजुकेशन इत्यादि अंग्रेजी शब्द पाए जाते हैं। इसी प्रकार फारसी अरबी के लफ्ज़ नहीं बड़े बड़े फिक्रे तक जो है झलकता है।
ठीक है, छोड़ दीजिए इसको यहीं पे। यहाँ से देखिए, कहते हैं अनेक प्रकार के गद्य प्रबंध भट्ट जी ने लिखे, पर सबसे छोटे छोटे वे बराबर कहा करते हैं कि न जाने कैसे लोग बड़े बड़े लेख लिख डालते हैं। मुहावरों की सूझ उनकी बहुत अच्छी थी। आँख, कान, नाक आदि शीर्षक देकर उन्होंने कई लेखों में बड़े ढंग के साथ मुहावरों की झड़ी बांध दी है। एक बार वो मेरे घर पधारे, शुक्ल जी कहते हैं कि एक बार वो मेरे घर पधारे थे। मेरा छोटा भाई आंखों पर हाथ रखकर उन्हें दिखाई पड़ा। उन्होंने पूछा, भैया आँख में क्या हुआ है? उत्तर मिला, आँख आई है। ये चट बोल उठे, भैया यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। अनेक विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के अतिरिक्त हिंदी प्रदीप द्वारा भट्ट जी संस्कृत साहित्य और संस्कृत के कवियों का परिचय भी अपने पाठकों को समय समय पर कराते रहते थे। ठीक है, यहाँ से महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान दीजिएगा। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये कथन देकर पूछा जा सकता है कि किसका है। ऑप्शन वहाँ पे दे देगा, शुक्ल जी का है कि डॉक्टर नगेंद्र का है कि बच्चन सिंह का है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, शुक्ल जी का कथन है पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखेंगे, निबंधों के अतिरिक्त भट्ट जी ने कई छोटे मोटे नाटक भी लिखे थे जो क्रमशः उन्हें हिंदी प्रदीप में छपे थे। ठीक है, जो इन्होंने नाटक लिखा वो हिंदी प्रदीप पत्रिका में छपे थे, जैसे कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह नाटक, चंद्रसेन नाटक। उन्होंने माइकल मधुसूदन दत्त के पद्मावती और समिष्ठा नामक बंग भाषा के 2 नाटकों का अनुवाद भी निकाला था। ठीक है, आगे देखिए। संवत 1943 में भट्ट जी ने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना भी और पत्रों से उसकी प्रशंसा देखकर की थी। ठीक है, उसी वर्ष जो है अध्यापक पंडित बद्री नारायण चौधरी ने बहुत ही विस्तृत समालोचना अपनी पत्रिका में निकाली थी। आगे कहते हैं कि इस दृष्टि से सम्यक आलोचना का हिंदी में सूत्रपात करने वाले इन्हीं 2 लेखकों को समझना चाहिए। ठीक है, तो ये लास्ट वाली लाइन आप ध्यान रखिएगा कि शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी में सूत्रपात करने वाले इन्हीं 2 लेखकों को ही समझना चाहिए। ठीक है, किस लिए? सम्यक हिंदी आलोचना। ठीक है, सम्यक आलोचना का हिंदी में सूत्रपात करने वाले इन्हीं 2 लेखकों को समझना चाहिए। ठीक है, अब चौथे कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि चौधरी जी का जन्म मिर्जापुर के एक अभिजात ब्राह्मण वंश में भाद्र कृष्ण 6 संवत 1912, ठीक है 1912 को, और मृत्यु फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो है 14 संवत 1979, ठीक है 1979 को हुआ था। ध्यान रखिएगा, संवत में समय है। ठीक है, उनकी हर एक बात में रईसी टपकती थी। तो ये जो है एक विशेषता है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। ठीक है, पूछा जा सकता है कि इनमें से किस कवि के बारे में जो है शुक्ल जी ने कहा है कि उनकी हर एक बात में रईसी टपकती थी, तो बद्रीनारायण चौधरी के बारे में कहते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि बातचीत का ढंग उनका बहुत ही निराला और अनूठा था। कभी कभी बहुत ही सुंदर वक्रतापूर्वक वाक्य अपने मुंह से निकालते थे। लेखन कला, ठीक है, कहते हैं लेखन कला के उनके सिद्धांत के कारण उनके लेखों में यह विशेषता नहीं पाई जाती थी कि वे भारतेंदु नहीं पाई जाती थी। ठीक है, कहते हैं वे भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में थे और वेश भी उन्हीं का रखते थे, उन्हीं जैसा जो है वेश भी इनका था। आगे कहते हैं कि उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है, की शैली सबसे विलक्षण थी।
वे गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस लाइन को आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, ये जो है गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसके बारे में? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के लिए कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि और कभी कभी ऐसे पेचीले मजमून बातें थे कि पाठक एक डेढ़ कॉलम के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता था। ठीक है, इतने कठिन जो है ये लिख देते थे एक एक लाइन कि उसी में जो है पढ़ने वाला उलझा रहता था। ठीक है, अनुप्रास और अनूठे पद विन्यास की ओर भी उनका ध्यान रहता था। किसी बात को साधारण ढंग से कहे जाने को ही वे लिखना नहीं कहते थे, यानी इनका मानना था कि किसी बात को जो है साधारण ढंग से ना लिखा जाए। ठीक है, आगे कहते हैं कि वे कोई लेख लिखकर जब तक कई बार उसका परिष्कार और मार्जन नहीं कर लेते थे तब तक छापने नहीं देते थे, तब तक जो है छापने के लिए नहीं देते थे। भारतेंदु के वे घनिष्ठ मित्र थे, पर लिखने में उनके उतावलेपन की शिकायत अक्सर किया करते थे। वे कहते थे कि बाबू हरिश्चंद्र अपनी उमंग में जो कुछ लिख जाते थे उसे यदि एक बार और देखकर प्रमाणित कर लिया करते तो वह और भी सुडौल और सुंदर हो जाता। यानी ये भारतेंदु के बारे में जो कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक बार उन्होंने मुझसे कांग्रेस के 2 दल हो जाने पर एक नाटक लिखने के लिए कहा। मैंने जब लिख कर दिया तब उसके किसी वाक्य को पकड़कर ये कहने लगे, अब देखिए क्या कहते हैं, कहने लगे कि इसे यूँ कर दीजिए। अब कैसा कर दीजिए, यहाँ पे देखिए, दोनों दलों की दलादली में दलपत का विचार भी दलदल में फंस रहा है। ठीक है, यानी ये सीधी तरीके से नहीं लिखते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, चौधरी साहब ने कई नाटक लिखे हैं। भारत सौभाग्य कांग्रेस के अवसर पर खेले जाने के लिए सन 1888 में जो है ये लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद जो है कहते हैं कि यह नाटक विलक्षण है, पात्र इतने अधिक और इतने प्रकार के हैं कि अभिमन्यु दुसाध्य ही समझिए। ठीक है, अभिमन्यु कह रही, अभिनय दुसाध्य ही समझिए, यानी अभिनय नहीं किया जा सकता इस नाटक पर। ठीक है, आगे कहते हैं भाषा भी रंग बिरंगी है, पात्रों के अनुरूप उर्दू, मारवाड़ी, वैश्वाड़ी, भोजपुरी, मराठी, पंजाबी, बंगाली सब कुछ मिलेगा। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये। ठीक है ना, यहाँ से हम पढ़ेंगे लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास 5वें कवि हैं लाला श्रीनिवास दास। इनके पिता लाला मंगली लाल मथुरा के प्रसिद्ध सेठ